आपको पता है क्लास 12 के अकाउंटेंसी का रिवीजन क्लास चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने बहुत सारे टॉपिक का रिवीजन करवाया है और आज का जो टॉपिक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीनों चीज़ों को देखेंगे, तीनों तरीकों को देखेंगे। आपने क्लास करा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सारी बातें आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार क्या है कि रिमाइंड कर लेते हैं सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को, तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन से पहले हम कुछ बातें आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए अपना जो कैश है, आपको चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कैश निकालना, कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ से इनफ्लो हो रहा है और कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, राइट, कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। हमारे बिजनेस को जितने भी कैश के टर्म हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो कैश फ्लो जो होता है हमारे बिजनेस में उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हम जो बिजनेस करते हैं उससे हमारा कैश कितना आता जाता है। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हम जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा लंबे समय के लिए अपने बिल्डिंग में, अपने एसेट में, ठीक है, उससे कितना पैसा आता जाता है। एक है कर्ज, जिसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है ना। अब किस में क्या हम दिखाते हैं वो हम आपको समझा देते हैं, बहुत सीधा सीधा समझना है बॉस। ठीक है, इसमें हम क्या दिखाते हैं और इसमें हम क्या दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट को। बिजनेस के प्रॉफिट का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब CA और CL, राइट ना, CA और CL, जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, जो हमारे बिजनेस को वर्क में ला रहा है, उन चीज़ों का एडजस्टमेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करते हैं। बाकी जो हमारा फिक्स एसेट है, जितना भी फिक्स एसेट है ना, वो सब हमारा क्या आता है, वो इन्वेस्ट में आता है। चूँकि हम पैसा लगा देते हैं तो इन्वेस्ट हो जाता है। फिक्स एसेट लंबे समय तक आपके बिजनेस में रहता है, लेकिन जो करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल के अंदर जो जितना भी करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, वो बिजनेस को ऑपरेट करता है। मतलब अगर ये बिल्डिंग आपने बना लिया तो इसमें पैसे फंस गए, आपके इन्वेस्ट हो गए। अब इसके अंदर जितना भी आप वर्क करेंगे वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और ये पैसे जहाँ से आपने कर्ज लिया है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जहाँ से आपने कर्ज लिया उसको फाइनेंसिंग, इस बिल्डिंग में जितने भी पैसे आपने लगाए इन्वेस्टिंग, और इस बिल्डिंग में जो भी काम हो रहा है वो ऑपरेटिंग। ठीक है, अब फाइनेंस में क्या आता है भाई, आप पैसा कहाँ कहाँ से जुगाड़ कर सकते हो, तो ऑनर का कैपिटल लगा सकते हो, मतलब शेयर कैपिटल, इसमें शेयर का बात करेंगे। और आप कर्ज ले सकते हो जिसको हम लोग डिवेंचर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसमें और चीज़ याद रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट से, बैंक से भी आप कर्ज लेते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब आप पैसा उठाकर कर्ज लेते हो। ठीक है, पैसा जहाँ जहाँ से आप उठाते हैं, पैसा जहाँ जहाँ से आप लेते हैं, और सब के सब हमारे फाइनेंस में आ जाता है। बात समझ में आ रही? सब के सब कहाँ आ जाता है? फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको शामिल करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इसका काम करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसका काम करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा गया। इसके अंदर देखते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा गया। इसके अंदर देखते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा गया। ठीक है, अब देखेंगे ज़रा, इसमें भी एसेट है, इसमें भी एसेट है, यहाँ भी एक तरह का कर्जा है और ये सब भी एक तरह का कर्जा है। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं याद रखना है, इतनी चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपकी लायबिलिटी है, ध्यान से समझना, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ एक लाइन में कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ याद रखना है इस बात को। अगर मैं बात करूँ लायबिलिटी की, अगर मैं बात करूँ लायबिलिटी की, ठीक है, तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो कैश भी आपका क्या होगा, कैश भी आपका बढ़ेगा। ध्यान से देखना, लायबिलिटी अगर प्लस होगा तो कैश भी प्लस होगा, और लायबिलिटी अगर माइनस होगा, ठीक है, तो कैश भी क्या होगा, माइनस होगा। याद रखना इस बात को। कर्जा कब बढ़ता है? जब आप पैसा उठाते हो मार्केट से, मतलब पैसा लेते हो और कर्ज लेते हो तो कर्ज बढ़ेगा। लायबिलिटी कब घटेगा? जब आप उसी कर्ज को चुकता कर दोगे, मतलब कैश दे दोगे, तो लायबिलिटी कम जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैं आपको और अच्छे से डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, आप लायबिलिटी लो, कैश लो। ठीक है, एक तरफ लायबिलिटी लो,
एक तरफ कैश लो, चाहे जैसा भी लायबिलिटी हो। अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश भी क्या होगा, बढ़ेगा। लायबिलिटी घटेगा तो कैश भी क्या होगा, घटेगा। एक बात आपको ये याद रखनी। अब आप एसेट लो, ठीक है, और कैश लो, ये दोनों एसेट है, ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। इसलिए अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसको याद रखना, ठीक है। इतनी बात आप याद रख लोगे तो आपका काम खत्म है, बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म, ठीक है। आप बस इतनी बात याद रखो, आप मेरी बस इतनी छोटी सी बात याद रख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर, ठीक है। आप इतनी बात याद रखना, मैं आपको समझाऊंगा बस। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सब कुछ क्लियर है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट बना लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना, बस ये दो बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है वो समझ लो। ओके, समझ में आ रहा है। और ये याद रखना कि ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल। शानदार, ठीक है। चलिए मैं आपको और समझाता हूँ। ओके, क्लियर है क्या? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और कुछ नहीं समझना, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान चैप्टर है। पता नहीं क्यों बच्चे परेशान रहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाओ सर, नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलो, आपको पता है कि हमारा जो कैश होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, तो इसके अंदर ऐसे भी खर्चे हम जोड़ते हैं, घटाते हैं जिसका संबंध कैश से नहीं है, नॉन ऑपरेटिव, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश, जो हमारे बिजनेस का ऑपरेशन नहीं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ा है या इन्वेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा। जो फाइनेंस का होगा वो फाइनेंस से जुड़ा होगा, जो ऑपरेटिंग है वो ऑपरेटिंग से जुड़ा होगा। क्लियर बात, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो नॉन कैश कहिए या नॉन ऑपरेटेड कहिए, दोनों बात एक है, ठीक है। तो नॉन कैश भी आइटम होते हैं जिसका संबंध कैश से नहीं है, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन है, इसका संबंध कैश से नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट से संबंध कैश से नहीं, आपने पेमेंट तो नहीं करा है, लेकिन ये पीएल अकाउंट में एडजस्ट होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो पीएल अकाउंट जो होता है वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया, आप जो है कैश और नॉन कैश दोनों शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो कैश वाला ज़्यादा होता है बिजनेस में, कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कम होता है। तो आप ऐसा करना कि कैश ट्रांजैक्शन की तरफ से बिल्कुल आप नहीं जाना, ठीक है। मतलब ये नहीं जाना, जो नहीं है वो घटा देना। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे, ठीक है। मैं पूरा ऑपरेटिंग समझाता हूँ, ठीक है ना भाई, समझना मेरी बात को। आप पीएल अकाउंट कैसे बनाते हो? आप सबसे पहले मुझे बताओ, पीएल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट कैसे निकालते हो? तो सबसे पहले नेट सेल्स लेते हो, याद करना। नेट सेल्स में से आप क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हो। जब आप ये माइनस करते हो तो ये क्या होता है? माल बनाने का खर्चा। तो आपके पास ये आ जाता है भाई मेरे जीपी, ठीक है। एक प्रॉफिट ये आ गया आपको। अब इसमें से आपको खर्च करते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ठीक है। ये आप जब माइनस करते हो, ठीक है, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, तो ये आपको आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद जितना भी अदर लॉस है, ठीक है, जितना भी नॉन ऑपरेटेड लॉस है, जो ऑफिस का नहीं है, सेलिंग का नहीं है, माल से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन, क्या ये माल से जुड़ा हुआ खर्चा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये ऑफिस का खर्चा है? नहीं। क्या ये सेलिंग का खर्चा? नहीं। तो ये नॉन ऑपरेटेड जो है एक्सपेंसेस, इसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितना भी अदर इनकम है, ठीक है, जितना भी अदर इनकम है वो लास्ट में ऐड करते हैं, तब हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूँ तो आपका ये प्रॉफिट ही रियल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ही रियल प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में एक लंबा समय रास्ता तय करना पड़ रहा है। आपके बिजनेस में ये नेट प्रॉफिट का फाइनल रहता है हिसाब, नेट प्रॉफिट फाइनल हिसाब। जब भी आप बिजनेस को देखोगे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं रहता, आपके पास नेट प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम ये बता दें कि इसमें नॉन ऑपरेटेड चीज़ें हमने क्या क्या घटाया है या अदर इनकम हम क्या क्या जोड़े हैं, ठीक है, तो हम यहाँ तक आ सकते हैं क्या?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अपने रियल प्रॉफिट तक आ सकते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल आ सकते हैं। यही आपका कैश है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कैश, मतलब आपको इसमें से कैश निकालना है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैश निकालना है। फिर वर्किंग कैपिटल से कैश निकाल लेंगे, आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने माइनस किया है वो आप प्लस कर देंगे, मतलब जितना भी एक्सपेंसेज आपने माइनस किया है ये प्लस कर देंगे, और जो इनकम प्लस किया वो माइनस कर देंगे। जैसे ही ये प्लस माइनस करेंगे वापस हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाएंगे। हमको वापस क्यों जाना है? क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट ही रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ना हो, ये सब चीज़ें ना हो तो कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ खर्चा है, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस सेलिंग के अलावा कोई भी खर्चा है, ठीक है, वो हम नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई भी इनकम है वो नेट प्रॉफिट में लेस करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आप प्रॉफिट को एडजस्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। सॉरी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हमने मिटा दिया है। ठीक है, हम लेस करते हैं सेलिंग लिख दे रहा हूँ मैं, बड़ा शानदार चीज़ है ये, और तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, क्विक फास्ट। ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ और आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने पढ़ा अगर है, इस चैप्टर को अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिया है क्वेश्चन। देखिए, कहता है एक्स लिमिटेड ने प्रॉफिट फाइंड किया 5 लाख रुपया। ध्यान से समझना, आपके पास प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कैश निकालना है, वो भी ऑपरेटिंग का। ठीक है, तो इसमें जितना भी नॉन ऑपरेटेड चीज़ें हैं, नॉन ऑपरेटेड मतलब कौन सा छोड़ के, कैश, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड छोड़ के, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, अगर ये इसके अलावा कोई चीज़ है, ठीक है, वो नॉन ऑपरेटेड है। जैसे गुडविल, ये गुडविल रिटर्न ऑफ ना, ये COGS का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब माल बनाना, माल बनाने तक का खर्चा वगैरह, कैरेज वेजेस वगैरह, ये सब नहीं है। ना ये ऑफिस का खर्च है, ना ये सेलिंग का खर्च है, ये एक तरह का नॉन ऑपरेटेड और नॉन कैश आइटम सब यहाँ दिया हुआ है। मतलब यह बताया कि नेट प्रॉफिट में हमने ये सब चीज़ें एडजस्ट कर रखा है, तुमको क्या करना है बताओ। तो हम कहेंगे हमको नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो जो सब चीज़ माइनस होता है, जैसे ये लॉस है तो ये माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये लॉस है ये माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब इस प्रॉफिट में प्लस कर लेंगे। हम वापस कहाँ जाना चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लॉस माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, ये लॉस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, उसके बाद ये क्या है? CSCA है, करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। ये एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस देना है तो वो लायबिलिटी में आ गया। एक्सपेंसेस किया नहीं है आपने, देना है तो वो लायबिलिटी में आ गया। ठीक, ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है सर, अब मैं बताता हूँ सीधे क्वेश्चन, आप भी सॉल्व करना और दिमाग में सेट कर लेना। राइट, तो हम बनाने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहाँ से? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो लिखना शुरू कर दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम क्या करते हैं इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल का काम करते हैं। क्या आप याद रख सकते हो कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और CA और CL का काम करते हैं। CA का मतलब करंट एसेट, CL का मतलब करंट लायबिलिटी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर समझ रहे हैं। ठीक है, और समझ में आना चाहिए, इतना शानदार, इतना ईजी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इतना ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2 कॉलम क्यों लिया है अमाउंट का? तो भैया इसमें जोड़ घटाव करेंगे, वो हम फाइनल करके लिखेंगे। ठीक है, अरे बात समझ में। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट को लिखते हैं जो दिया हुआ है। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाना है, लेकिन आपके पास ऑपरेटिंग ना देकर नेट प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, अच्छा टैक्स वगैरह भी नेट प्रॉफिट में से लास्ट में कटता है, तो टैक्स अगर काटे हुए हैं तो जोड़ लीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप सीधे नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट ठीक है, बिफोर टैक्स, मतलब इसमें से टैक्स नहीं कटा होना चाहिए। टैक्स अगर कटा हुआ है तो वापस आप जोड़ दीजिए, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रहती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना है भाई मेरे? 5 लाख रुपया, तो आपने 5 लाख लिख देनी। ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, वही आपका कैश है, आपको कैश निकालना है PL अकाउंट से,
तो पीएल अकाउंट के अंदर, ठीक है, आपने जितना भी लॉस को ऐड कर रखा है, यहाँ जितना भी दिया हुआ है उसको वापस, जितना भी लॉस लेस कर रखा है उसको वापस जोड़िए, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ आए होंगे तो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने इस सबको माइनस किया होगा, तो इसको वापस प्लस कर दीजिएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर चले जाइएगा। आपका काम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाना, मतलब ये प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम काम करेंगे एडजस्टमेंट का। किसका काम करेंगे, एडजस्टमेंट का, ठीक है। और नॉन कैश नॉन आइटम सबको हम एडजस्ट कर देंगे। ये ऐड करते हैं, सबसे पहला ऐड करेंगे गुडविल को, ठीक है। लिखते जाइएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, जो जो लिखा हुआ है वो सब लिखते जाइए, राइट ना। गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है भाई मेरे। तो ये कितना है, 5,000 रुपये। अब चूंकि बहुत सारा जोड़ना है तो यहाँ जोड़ के वहाँ फाइनल करके हम लिखेंगे, ओके। आ रही बात समझ में, ठीक है सर। गुडविल हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितना है भाई, 50,000 दिख रहा है हमको। उसके बाद देखिए लॉस ऑन, हम क्या कर रहे हैं, सवाल पूछिए अपने आप से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम कर रहे हैं, हम जाना चाहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, ठीक है। इसलिए हम जो जो लॉस हमने लेस कर रखा है वो सबको जोड़ते हैं। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डीडी डाउटफुल डेट 10,000 रुपये, ठीक है भैया। अब ज़रा इसको जोड़ लीजिए, 55 कितना हो जाएगा, 70 10 80 85,000। आप इसको जोड़ लीजिएगा तो 5,85,000 आएगा। तो एक टोटल आपका ये आ गया। अब उसमें ज़रा देखिए, ये जो गेन है, प्रॉफिट है, इसको लेस करना है, तो इसको लेस कर देते हैं। लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ, ये क्या है, ये आपके बिजनेस का पार्ट नहीं, इसको आपने सबसे पीएल अकाउंट में ऐड किया होगा। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तक आने में कोई प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, ये प्रॉफिट ऐड होता है पीएल अकाउंट में, इसीलिए इसको वापस लेस कर दीजिए, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाने के लिए। और मैंने जो वहाँ बताया है वो उसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया, तो 7,500 रुपये। अब लेस करना है, एक ही है तो यहाँ डायरेक्ट लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप इसको लिख सकते हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल का काम हमने नहीं किया है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का काम हमने नहीं किया है, अभी वर्किंग कैपिटल का काम हमको करना बाकी है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही। तो ये 7,500 रुपये हम माइनस कर देंगे, ओके। कितना, 7,500 रुपये। करिए माइनस 005, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 5,77,500 रुपये, 5,77,500। ये आपका वर्किंग कैपिटल से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है उसका काम। अब भाई साहब अभी हमने आपको बताया वर्किंग कैपिटल में सीए और सीएल होता है, और वर्किंग कैपिटल में पैसा कब ऐड होगा, हमने आपको बताया कि जब डिक्रीज इन सीए हो, मतलब करंट एसेट अगर कम है, और इंक्रीज इन सीएल हो, करंट लायबिलिटी बढ़े, तो दोनों कंडीशन में आप पैसा ऐड करोगे। मतलब हेडिंग बना लो, आप याद रखना, इसके तरीके को समझ लो। आप दोनों कंडीशन में पैसा ऐड करोगे। इसको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो लिख देना डिक्रीज इन सीए इंक्रीज इन सीएल, उसके बाद ढूंढना इसमें, ठीक है। ये टॉपिक हो गया आपको, ये ढूंढने वाला टॉपिक, डिक्रीज इन सीए इंक्रीज इन सीएल, ठीक है ना, ये आपको ढूंढना है। यहाँ से देखिए तो ज़रा डिक्रीज इन सीए दिख रहा है आपको, ध्यान, ये भी ध्यान रखिएगा कि 19-20 किधर है, ठीक है, ये 19 है, ये 20। तो ये सीए है क्या, करंट एसेट है क्या, जी सर, डेब्टर करंट एसेट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि देनदार का मतलब वो बंदा है जिसको हम उधार माल बेचते हैं, उनसे पैसा वसूल करना है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, बेशक हो रहा है 78,000 से, और ये 52,000 हो गया, ठीक है। तो एक बार आप मार्क कर लीजिए, ये डिक्रीज हो रहा है तो लिखते जाइए, ठीक है। तो डेब्टर डिक्रीज हो रहा है तो डेब्टर को लिख दीजिए, ठीक है। डेब्टर कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 26,000 रुपया डिक्रीज हो रहा है, तो 26,000 लिख दिया हमने, ओके। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये सी है तो ये इंक्रीज हो रहा है, वो नीचे आ जाएगा, हमको डिक्रीज इन सी ढूंढना। प्रीपेड एक्सपेंस है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका सी होता है, आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, सी होता है, करंट एसेट,
तो 1000 रुपया आपका यहाँ प्लस हो रहा है। ओके, अब सीएल दिख रहा है आपको। सीएल में क्या ढूंढना है? इंक्रीज इन सीएल, मतलब करंट लायबिलिटी के इंक्रीजमेंट को ढूंढना है। तो ये करंट लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट है, ये रहा करंट लायबिलिटी में इंक्रीज, यहाँ हो रहा है तो यहाँ हो रहा है। तो 12,000 से 19,000 हो गया बेस पेबल, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये बेस पेबल 12 से 19 हुआ, मतलब 7,000 रुपया प्लस होगा। ठीक है, मतलब ये टॉपिक याद रखना, उसके अकॉर्डिंग ढूंढ लेना वहाँ से। एक्सपेंसेस पेबल है, ये भी 14,000 रुपया एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, 14,000 रुपया, ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो फाइनली कितना ऐड हुआ पता है आपको? ये 14,000 लिखा है। ठीक है, फाइनली ऐड हो गया 21, एक 22,000, 22,6 28,000, 48,000 रुपया ऐड होगा। ठीक है, फाइनली कितना ऐड हो जा रहा है? 48,000 रुपया ऐड हो जा रहा है। ठीक है, ओके है क्या? ठीक है ना, 48,000 रुपया ऐड हो जा रहा है। ठीक है जी, तो ऐड कर लेते हैं इसको। 48,000 रुपया ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 5,77,500 में 48,000 ऐड होगा, तो भाई मेरे 6,25,500 बचेगा। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लीजिए। 52 से 78 हुआ, 26,000, सॉरी 78 से 52 हुआ, तो 78 से 52 हुआ, 78,000 माइनस 52,000 दिया जाएगा 0,006, 26,000 रुपये। ठीक है, क्या? ठीक है सर, तो ये डिक्रीज इन सीए हो गया, ये भी डिक्रीज इन सीए है, ये इंक्रीज इन सीएल है, ये इंक्रीज, मतलब सब सेट कर दिया हमने। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे 48,000 रुपया को। ठीक है, 48,000, तो यह आ जाएगा अपना 6,25,500, 6,25,500। अब लेस कर दीजिए। ठीक है, अब सर क्या क्या लेस होगा? तो लेस में आप देख रहे हैं कि एक लेस ये होगा, रिसीवेबल, बेस रिसीवेबल 3,000 लेस होगा। उसके बाद एक लेस ये होगा। ठीक है, तो दो चीज़ आपका लेस होगा, है ना, 3,000 ये और 11,000 ये, मतलब 11 3 14,000 रुपया लेस हो जाएगा। ठीक है ना, अब लेस में आ जाते हैं। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है लेस में क्या क्या आएगा? तो जो आपने ऊपर में लिखा है ना डिक्रीज इन सीए, ठीक है, उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। डिक्रीज इन सीए लिखा है तो आप इसको इंक्रीज इन सीए करिए। इंक्रीज इन सीए, सीए का मतलब करंट असेट, और यहाँ इंक्रीज लिखा है तो इसको डिक्रीज कहिए। आपको अभी जस्ट हमने बताया था ना कि क्या क्या होता है प्लस, कर्जा बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, कर्जा घटेगा तो पैसा घटेगा, ये बात हमने लिख दिया। बाकी आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आएगा, तो बच्चे आएगा यहाँ पर क्रेडिटर्स के 3,000। ठीक है, क्रेडिटर्स के, अच्छा कर्जा बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, हाँ सॉरी, 19 इधर है, 20 उधर है, तो 11,000 ये और 3,000 ये। ठीक है, बेस रिसीवेबल के 3,000 और क्रेडिटर्स के 11,000, 14,000 रुपया। यहाँ पे जगह नहीं, आप लिख लेना, बेस रिसीवेबल के लिखो 3,000 और बेस रिसीवेबल के 3,000 और क्रेडिटर्स के 11,000 आप लिखोगे। ठीक है, और जैसे ही आप लिखोगे 14,000 आप माइनस करोगे, तो भाई मेरे 6,25,000 में 500 में से 14,000 जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक 6,11,500। ठीक है, 6,11,500 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसे आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ओके है क्या, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो ये 6,11,500 आपका आंसर है। ठीक है जी, तो समझ में आया? इस तरीके से आप क्या करना, ये जो डिक्रीज इन सीए है, इंक्रीज इन सीए, एक कॉलम बनाना। ठीक है, और उसी का जस्ट अपोजिट नीचे करना, ऐड वाला में ये ऐड हो, ढूंढना डिक्रीज इन सीए कौन कौन है, इंक्रीज इन सीएल कौन कौन है, उसको ढूंढ के ऐड कर देना, उसके बाद इसको जस्ट अपोजिट कर देना। ठीक है, बात समझ में आई क्या? एक बार फिर चेक कर लीजिए। देखिए डेप्टर डिक्रीज इन सीए है, डिक्रीज इन सीए है जी सर, 78 से 52 होगा। बिल रिसीवेबल क्या है ये, तो बिल रिसीवेबल
बिल्स रिसीवेबल जो है डिक्रीज है, मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, वो नीचे आ जाएगा, लेस में आ जाएगा, डिक्रीज इन सी, ठीक है, सॉरी इंक्रीज है, 12 से 15 हुआ ना, तो इंक्रीज इन सी है 3000 रुपया, ये लेस होगा। उसके बाद ये प्रीपेड एक्स में से 3 से 2 हुआ तो 2000 कम हो रहा है, तो ये रहा डिक्रीज इन सी ऐड वाला, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि अगर एसेट माइनस हो रहा है तो पैसा प्लस होगा, क्योंकि पैसा भी एसेट है और जो एसेट प्लस माइनस हो रहा है वो भी एसेट है, तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहा है। लेकिन अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा तो पैसा भी घटेगा, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप घटाने वाला जो वहाँ 2 बच गया है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6,11,500। ओके है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी शानदार सा क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आपने पढ़ा होगा। मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आता है लॉन्ग टर्म एसेट, जितने भी आपके नॉन करेंट एसेट है जैसे प्लांट है, मशीनरी है, इसी टाइप की सारी चीज़ें रहेंगी। एक तो बात यह है कि आप शुरू का वैल्यू देखिए और अंत का वैल्यू देखिए। आप क्या करते हैं, जितने भी आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं या तो उसको परचेज करते हैं या आप सेल करते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो आपका एसेट बढ़ेगा और आपको पता है एसेट बढ़ेगा तो पैसा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। कैश क्या हो जाएगा, माइनस में। और एसेट घटेगा तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एसेट अगर सेल कर दिए तो घट गया तो पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसेट परचेज कर लिए मतलब बढ़ गया तो पैसा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बात का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जब भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन अटेंड करें हम, ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का कि जिस एसेट के बारे में कुछ पार्ट बेचा गया या खरीदा गया, उसको आप अकाउंट अगर बना लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर मेंशन हो जाएगा कि इसके साथ क्या हुआ एक्चुअल में, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि इसमें जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी, एक ही प्लांट एंड मशीनरी जरूरी नहीं है। आप अगर ऐसे देखेंगे ध्यान से तो ये था 18,50,000 का, अब है 22 लाख रुपया का। तो ऐसे ही देखने पर लग रहा है कि एसेट का वैल्यू बढ़ा है, मतलब आपने परचेज किया। जब आपने परचेज किया है तो पैसा क्या हो गया, माइनस में चला गया, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कहा है, आपको इसमें कुछ प्लांट एंड मशीनरी के बारे में नीचे बात कही गई, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि इसको वैल्यू को बराबर में करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे वैल्यू बराबर में करेंगे, तो पहले तो हम इसका अकाउंट बना लेते हैं या इसके लिए फॉर्मेटिंग करके रख लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। आप एक कॉलम में भी कर सकते हैं चूँकि छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही चीज़ है इसमें, लेकिन वही चीज़ आपको ज़्यादा समझना है, इसलिए मैंने लिया है ये क्वेश्चन। आप मिस करते होंगे इसको समझने में। चलिए, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेंड करें, उसके बारे में लिखा रहे कुछ संपत्ति के बारे में, तो आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेना, ठीक है। देखना, घबराना नहीं कि सर अकाउंट सीखना पड़ेगा, नहीं। 2 बातें याद रखनी है कि इसका पॉजिटिव वैल्यू जब आपके पास एसेट है तो 2 में रहेगा, जब एसेट आपके यहाँ से चला जाएगा तो बाई में रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। मतलब एसेट का पॉजिटिव वैल्यू जो भी एसेट होता है उसको डेबिट में लिखते हैं, एसेट का नेगेटिव वैल्यू क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब इसका ये अकाउंट है, ठीक है। आप बेच दिए तो क्रेडिट में लिखिए और खरीदे तो डेबिट में लिखिए, ठीक है। जब आपके पास है या खरीदे तो आपके पास है, जो एसेट पॉजिटिवली आपके पास है वो डेबिट में रहेगा, जो आपके पास नहीं है किसी और फॉर्म में चला गया तो वो क्रेडिट में चला गया। मेरी बात समझ में आई। एसेट जब आपके पास रहेगा तो डेबिट में, जब चला जाएगा तो क्रेडिट में, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब एसेट का ओपनिंग आप यहाँ से शुरू करेंगे और एसेट को क्लोज करते हुए यहाँ आ जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी के पास आपके पास कितने के बैलेंस है, ठीक है। ये बाद में करेंगे, पहले प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 22 लाख के बराबर करते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये दिखाना है कि इतना से इतना कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिएगा, इसके पास अपने बैलेंस थे, टू बैलेंस BD 18,50,000 जो शुरू में था, 18,50,000, ठीक है। अब इसमें जो हो रहा है वो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपसे ये कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी विथ बुक वैल्यू, विथ यहाँ लिखा है बुक वैल्यू ऑफ 60,000, मतलब इसमें से 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी निकालिए, इसको 40,000 में बेचिए। इसके साथ साथ 1 लाख का डिप्रिसिएशन कटेगा, ठीक है। तो चलिए आप डिप्रिसिएशन भी काट लीजिए पहले। डिप्रिसिएशन मतलब इसका नेगेटिव वैल्यू 1 लाख रुपये यहाँ लिख दीजिए। फिर आप बेचिए, इसमें से निकाल के बेच दीजिए। बेचिएगा तो 60,000 की चीज़ बेचनी है आपको, लेकिन आपको बेचना है बैंक में जो पैसे आएंगे आपके, मतलब कैश में बैंक में जो पैसे आएंगे, तो कैश आ गया ना, देखो जरा कैश आ गया, एक एसेट बेच कर कैश आ गया आपको,
यही फाइंड करना है कि कहाँ बेच रहे हो, कितना कैश आ रहा है। तो 40,000 रुपये आपके पास कैश आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि 1,60,000 की चीज़ को बेचा है आपने, तो आपके पास 20,000 का लॉस चला गया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो 20,000 देखो 60,000 के इक्वल हो गया है ना। कितना का मशीन गया, तो 60,000 का। तो इसमें से 60,000 माइनस करोगे। भाई मैं कह रहा हूँ कि 60,000 की मशीनरी है, बात बेचो चाहे जितना में, लेकिन ये 60,000 निकल गया तो आया 40,000 और 20,000 लॉस में चला गया। मतलब ये 60,000 का हिसाब हो गया क्लियर, समझ में आ रही। लॉस हो गया वो भी गया, बेच दिए वो भी गया, डिप्रिसिएशन हो गया वो भी चला गया। मतलब एसेट का ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ, ठीक है। इतना होने के बाद भी ध्यान से देखना, 18,50,000 में 1,00,000 का डिप्रिसिएशन कटा, 17,50,000 बचा। 17,50,000 में से 40 और 20 60, मतलब 60,000 का ये टोटल एसेट का वैल्यू है, जिसमें कैश में कन्वर्ट हुआ 40,000, लॉस में चला गया 20,000। तो 60,000 रुपया आपका घट जाएगा। मतलब 1,60,000 रुपया फाइनली 18,50,000 में से घट जाएगा। तो 18,50,000 में से 1,60,000 रुपया घट रहा है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 1,60,000, 0 9 6 15, और ये हो जाएगा भाई मेरे 17 16, 16,90,000। बच्चे मुझे ये बताओ कि 16,90,000 की चीज़ ये बचा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं नहीं, लास्ट तक आते आते 22 लाख की हो जाएगी। तो लास्ट तक आते आते यहाँ जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD, वो 22 लाख कैसे बचेगा, मुझे ये सवाल करो अपने आप से। लास्ट तक आते आते ये बैलेंस CD कैसे बचेगा, इतना कैसे बचेगा, ठीक है। तो दो बातें होंगी, ये बैलेंस बराबर रहना चाहिए, ठीक है। कैसे बचेगा, कैसे इतना आएगा, तो भाई मेरे इतना में से इतना कटेगा भी और इतना बचेगा भी, कैसे बचेगा। तो इसमें हमको खरीदना पड़ेगा कुछ एसेट, तो परचेज करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू बैंक करेंगे या कैश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया परचेज, ठीक है। क्या हो गया, परचेज। देखो पैसा चला गया, तो कितना का परचेज करोगे आप, तो आप ऐसे निकाल लो। 16,90,000 रुपया में ये 16,90,000 है, ठीक है। ये टोटल 16,90,000 है, लेकिन इसको 22 लाख करना है। तो 16,90,000 से 22 लाख करने के लिए, ध्यान से समझना, 22 लाख करने के लिए 16,90,000 से, ठीक है, 0 0 0 0 10, ये हो जाएगा 6 21 6 5, ठीक है। 5,10,000 का एसेट और परचेज करना पड़ेगा, तब ये हिसाब बराबर होगा, ठीक है। तब ये हिसाब इक्वल होगा। अब जोड़िए जरा इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 0 0 6 23, 3,60,000, 23,60,000, 23,60,000 रुपये। देखो जरा, 22 लाख ये है, 20 ये, 1,60,000 ये, 23,60,000। ये आप टोटल इधर से करो, 23,60,000, 23,60,000 में से 18,50,000 घटा दो, तो परचेजिंग आपका फाइनली कितने का रहने वाला है, तो 5,10,000 का। ओके, क्लियर हुआ। तो जब आप इस तरह के कोई एसेट को खरीदेंगे बेचेंगे, तो अकाउंट बना के मेंशन कर दीजिएगा कि कितना खरीदा आपने, कितना बेचा, ठीक है। तो ये कैसे आया, ऐसे नहीं बता सकते थे, अकाउंट बनाए तब हमको समझ में आया कि इतना का परचेजिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना, और इतना का सेलिंग है, ठीक है। तो आओ सेलिंग और परचेजिंग लिखते हैं। परचेज ऑफ एसेट प्लांट एंड मशीनरी, ये माइनस में जाएगा 5,10,000, ठीक है। मैंने क्या समझाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिमाइंड में देखते रहिएगा। और आप सेल जो किए हैं, तो अगर आप एसेट सेल करते हैं तो पैसा देखो आया, पैसा आया, एसेट माइनस में चला गया, एसेट माइनस में गया मतलब पैसा बढ़ा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम है ना, ये माइनस में गया तो पैसा बढ़ा। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, भाई मेरे कितना, तो 40,000 रुपया। आप इसमें से इसको प्लस करिए, ठीक है। तो जब आप इसमें इसको प्लस करेंगे तो 4 लाख कितना का आएगा, 4,70,000, और माइनस में ही आएगा चूँकि ये माइनस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, चलिए। तो एक और टाइप आपसे पूछा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस का मतलब होता है कर्ज लेना। चलिए से स्क्रीनशॉट ले ली। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कर्ज लेना, फिर कर्ज चुकाना भी पड़ता है।
अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी तो पैसा घटेगा। बहुत सीधा सा सवाल है, सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे इजी होता है, बाकी आप पढ़ाई करे होंगे, मेरा काम सिर्फ रिवीजन कराना है थोड़ा बहुत एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये पार्टिकुलर ये अमाउंट, ओके। शुरू करिए। इक्विटी शेयर जो है पहले कितना का था, 8 लाख का था, सॉरी 6 लाख का था, अब 8 लाख का हुआ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, ऑनर के द्वारा दिया गया लायबिलिटी। तो इसको इक्विटी और शेयर क्या होगा, इक्विटी इशू किया, देखो वो इशू किया जाता है इसीलिए बढ़ता है वो, ठीक है। आपने कैश के लिए शेयर इशू करना सीखा होगा, चैप्टर था आपका, ठीक है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है भाई मेरे, कितना, तो 2 लाख प्लस हुआ पैसा, मतलब पैसा प्लस हुआ। आप इसमें लिख सकते हो प्रोसीड्स फ्रॉम या कैश इनफ्लो, ठीक है, लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये पैसा प्लस में प्रेफरेंस शेयर, देखो 2 लाख का था, 1.5 लाख का हुआ, मतलब आपने चुकता कर दिए 12% प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कितना है भाई, 2 लाख का था, 1.5 लाख का हो गया, कर्जा कम गया तो पैसा भी क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है डिविडेंड पेड कर दिया, कुछ नीचे बात लिखी गई सीधे सीधे, तो डिविडेंड पेड किया गया मतलब पैसा, बोलो डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को, तो पैसा कम गया, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए इसमें, फिर भी प्लस में पैसा बचेगा। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने क्या लिखा था, सॉरी ये फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको लिखना था कैश यूज्ड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कैश आपके पास बच रहा है, कैश जनरेट हो रहा है, तो 2 लाख में से 50,000 जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख में से फिर 50,000 जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख में से 22,000 माइनस कर दीजिए, तो 78,000 रुपये। अब इसको लिख लीजिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक, जितना भी आ रहा हो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। 78,000 हमारे हिसाब से आना चाहिए, 1,22,000 माइनस हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप शेयर और डिवेंचर वगैरह कुछ भी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसको प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ आप मेंशन करोगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगली क्लास में, मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये फिक्स होते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो या CBSE, जो भी कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो सब जगह ये पूछे जाते हैं। बाकी अब इस क्लास में जो भी अच्छा लगा हो आपको, ठीक है, या जो भी आप समझे हो उसको रिमाइंड करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, एग्ज़ाम के हिसाब के जितना कुछ हो गया बस सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा बहुत टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नाम का कोई चीज़ नहीं होता। एग्ज़ाम का सिर्फ थोड़ा बहुत प्रेशर टेंशन हो सकता है लेकिन उसको स्ट्रेस में बदलना नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा कुछ बदल जाएगा, ठीक है, नहीं जो होना होगा होगा, सब ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।